सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। खटीमा गोलीकांड की आज बरसी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खटीमा से, जहां पर खटीमा गोलीकांड की बरसी है आज। जहां गैरसैंण में एक स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति निकालेगी ये रैली, जहां पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। भू कानून, मूल निवास और गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन वहां पर पहुंचेंगे। तमाम दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। वहीं खटीमा गोलीकांड के शहीदों को आज के दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है और इस मौके पर गैरसैंण में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। गैरसैंण में 3 सूत्रीय मांग है सामाजिक संगठनों के, जहां पर आपको बता दें कि भू कानून, मूल निवास और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जो मांग है, इसी के तहत ये स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। खटीमा गोलीकांड की बरसी के दिन ये महारैली निकाली जाएगी और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ये महारैली निकालेगी, जिसमें कई सामाजिक संगठन देहरादून से भी शामिल होंगे और प्रदेश भर के सामाजिक संगठन, तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके इसी खबर पर। हिमांशु, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है, जो महारैली आयोजित हो रही गैरसैंण में, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है। ऐसे में तमाम प्रदेश भर में पूरे जगहों पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया जा रहा है। उसी के चलते आज भू कानून मूल निवास गैरसैंण में महारैली का आयोजन करने जा रही है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये रैली है। मूल निवास, सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, तमाम क्षेत्रीय दल, इसी के साथ ही तमाम दिग्गज नेता इस रैली में पहुंचने के लिए गैरसैंण पहुंचे हैं। क्योंकि एक लंबे अरसे से उत्तराखंड में ये मांग चली है, सशक्त भू कानून की हो, चाहे मूल निवास 1950 लागू करने की हो या स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करने की मांग हो। ये तीनों ही मांगे एक लंबे समय से पूरे प्रदेश भर में चली आई हैं और उसी के तहत हमने देखा था पिछले बार परेड ग्राउंड देहरादून में जिस प्रकार से व्यापक जन आंदोलन हुआ था, वही इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी आंदोलन होने जा रहा है। और जिसके चलते आज इस स्वाभिमान रैली का आयोजन भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। जी, कौन कौन इसमें शामिल होने वाले, कितने सामाजिक संगठन यहाँ पर पहुंचेंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, अगर सामाजिक संगठनों की हम बात करें तो सबसे पहले जो इस रैली का आयोजन जिसके ध्वज तले हो रहा है भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति, जो कि लंबे समय से उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लागू करने की बात कर रही है, उसके संयोजक मोहित डिमरी है। इसी के साथ ही तमाम विपक्ष के तमाम नेता है, सत्ता पक्ष के तमाम नेता है, और तमाम क्षेत्रीय दल, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, आरआरपी हो, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है। इसी के साथ ही गैरसैंण के आसपास के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा आदि तमाम जिलों से जो है लोग बड़ी संख्या में गैरसैंण पहुंचे हैं और देहरादून से भी एक बड़ा संख्या में कहीं ना कहीं जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो गैरसैंण में इस रैली को सफल बनाने के लिए पहुंचे। और सुरक्षा की दृष्टिगत देखें तो क्योंकि जिस प्रकार से परेड ग्राउंड में पिछली बार हुजूम उमड़ा था भू कानून मूल निवास को लेकर, उसी के मद्देनजर इस बार सुरक्षा के तमाम कड़े व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते। कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपना समर्थन इन मांगों को दे रहे हैं और इस महारैली में शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, दिग्गज नेताओं की हम बात करें तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने हाल ही में अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनका कहना है कि मैं स्वयं इस रैली में शामिल होने के लिए गैरसैंण पहुंचूंगा। इसी के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी चमोली है, जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग है, जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा है, जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होने के लिए गैरसैंण पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें
तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों का इस आंदोलन को पूरा सहयोग मिल रहा है। विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की जो मांग है वो लागू हो, सशक्त भू कानून उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू हो। क्योंकि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस का एक स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस चाहे विधानसभा सत्र के दौरान हो या विधानसभा सत्र से बाद हो, हमेशा से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर कहीं ना कांग्रेस हमेशा से ही सरकार पर दबाव बनाती आई है और उसी को लेकर ही कांग्रेस भी आज इस आंदोलन में जो है अपनी भागीदारी निभाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का। गृह मंत्री अमित शाह से मंत्री दयाशंकर मिलने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मंत्री दयाशंकर ने मुलाकात की। दिल्ली में जो है वो शिष्टाचार भेंट की, तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मंत्री दयाशंकर ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। दिल्ली में जो शिष्टाचार भेंट है उन्होंने की दिल्ली में और तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री दयाशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट ये थी जो मंत्री दयाशंकर ने की है गृह मंत्री से दिल्ली में और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा और बातचीत भी हुई। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर आज वाराणसी और चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में आज बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यशाला है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। युवा मोर्चा की कार्यशाला में शामिल सीएम होने वाले हैं। 3 सत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। चंदौली में बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव कार्यक्रम है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम और 1 से 3 सितंबर तक ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव कार्यक्रम, जिसमें आज शिरकत करने के लिए योगी पहुंच रहे हैं चंदौली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं आपको बता रहे हैं। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, किन मायनों में महत्वपूर्ण ये माने जा रहे हैं? देखिए दिव्या जी, निश्चित रूप से आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पे हैं और 1 साल के बाद हर साल जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला का जो है आयोजन किया जाता है। कभी वाराणसी में, कभी गोरखपुर में, कभी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उन शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक सरकार संगठन के साथ होती है। उसमें ये चीजें तय होती है कि किस तरह से संगठन को आगे लेके जाना है और क्या कुछ और कमियां रह गई हैं जिसको तराशना है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बाबा कीनाराम की जो जयंती है काफी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर चंदौली में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी आदित्यनाथ उनके जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे। तो ये 2 कार्यक्रम है सीएम योगी के, जिसकी जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार कर ली हैं। वाराणसी की बात करें, वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहीं से सटे जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली जाएंगे, जहाँ पर वह बाबा कीनाराम की जन्मोत्सव में शामिल होंगे। एक बात और गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस स्थान का महत्व जो है धार्मिक और सामाजिक स्तर से बहुत बड़ा है। जी प्रदीप, यहाँ पर भाजयुमो की जो कार्यशाला आयोजित हो रही है, हमेशा युवाओं पर फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और युवा मोर्चा के लिए क्या इस बार निर्देश होंगे, क्या खास होगा आने वाले राजनीतिक जो कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी और अभी आने वाले दिनों में उपचुनाव है, उसको लेकर संगठन और सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि संगठन और सरकार के बीच में एक समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। जो युवा मोर्चा के जो भी पदाधिकारी और सदस्य हैं उनको एक मंत्र दिया जाएगा किस तरह से फील्ड में उनको वर्क करना है, काम करना है और उन कार्यों के आधार पे ही जो ऐसे वोटर हैं, कोर वोटर हैं बीजेपी के जो टूट चुके हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई विंग हैं और उनमें एक प्रमुख विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। कई बड़े ऐसे नेता है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले स्तर का और प्रदेश स्तर का पद लेने के बाद आज सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा में अनुशासन के साथ साथ
सामाजिक सौहार्द के विषय में भी बात की जाती है और उसी क्रम में आज ये जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन होते हुए ही थोड़ी देर में बवाल हो गया। ट्रेन में यूट्यूबर्स साथियों के साथ सफर कर रही युवती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया। आपको बता दें कि युवती ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए बताया कि वीडियो शूट करने पर नेताजी ने उसके भाई को थप्पड़ जड़ दिया और ट्रेन में मौजूद पुलिस ने भी बीजेपी नेता का फेवर लिया। वहीं अब आरपीएफ ने मोर्चा संभालते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है। और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बकौती मानेंगे अगर बीजेपी वाले हम लोग मेरठ से बिहार में जागृति बिहार भी है चैनल और इंटरनेट में प्लीज 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 आपकी मैं बात बताऊंगा प्लीज 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 नहीं ये आप लोग यहाँ से मैं सुनने के आया हूँ आप हम लोग भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, पर ये ऐसे लोगों को देख के भाजपा की नीचे होती है। मोदी जी को देखना चाहिए कि इन लोगों की वजह से भाजपा की जब यहाँ से रास्ता का निकालना तो आपको दे आर मिसबिहेविंग विद माय सन। उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं, बार बार क्यों निकल रहे हो, जबकि हम एक बार ऐसे गए एंड देन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हाँ हमारा वीडियो है हमारे पास। और मोहम्मद खिजर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। खिजर, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ प्रकरण हुआ है, क्या आरोप बीजेपी नेता पर लगे हैं? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के रेलवे जंक्शन का है। वंदे भारत ट्रेन का जो है प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, जिसमें सभी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया था। मीडिया के कवरेज करते दौरान जो यूट्यूबर है वो अपनी कवरेज कर रही थी, तभी एक भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा उसके ऊपर एक अश्लील कमेंट पास किया गया, जिसके बाद यूट्यूबर ने उसको जवाब दिया तो भाजपा के कार्यकर्ता उससे लड़ बैठे, जिसके बाद नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों के हार्ट टॉक जो है वो स्टार्ट हो गई। फिलहाल जो पुलिस है, यूट्यूबर द्वारा जो आरोप लगाया गया है, यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि जो पुलिस है, जो मौजूदा पुलिस थी, उसने भी भाजपा कार्यकर्ता का फेवर किया है। फिलहाल जो वहाँ मौजूद आरएसएफ की टीम थी, उसने एफआईआर का जो है वो भरोसा जो है यूट्यूबर को दिया है। फिलहाल ये वीडियो जो है लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये बीजेपी नेता कौन है जिन्होंने बदसलूकी करी है और किस तरीके से इस मामले को अब देखा जा रहा है? देखिए फिलहाल ये जो बीजेपी नेता है वो महानगर की टीम से बताया जा रहा है, एक कार्यकर्ता है। फिलहाल इस तरीके की कमेंटबाजी जो यूट्यूबर पर की गई है, इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो लगातार जो है जो पत्रकारिता के लोग हैं वो उनका कहना है फिलहाल ये भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की कमेंटबाजी करना, ये एक वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन था, भाजपा कार्यकर्ता ही मौजूद थे, उसको वीडियो बनाने को लेकर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। जी बहुत शुक्रिया खिजर जानकारी के लिए। अयोध्या में सामाजिक समिति और जिला प्रशासन की मदद से जिला प्रोविजन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल विवाह और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर एक व्यापक रणनीति तैयार करना था, जिससे जिले को इन समस्याओं से मुक्त किया जा सके। सामाजिक समिति और जिला प्रशासन के साथ में मिल करके जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हमने एक दिवसीय कार्यशाला किया है। कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कैसे हम समस्त विभागों के साथ में मिल करके जो बाल श्रम, बाल विवाह और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मुद्दे से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो कैसे एक हम व्यापक रणनीति तैयार करें जनपद स्तर पे, जिसके माध्यम से हम इन तीनों मुद्दों पर जनपद को मुक्त कराने की दिशा में एक काम शुरू कर पाए। ये अपराजिता सामाजिक समिति है, एक गैर सरकारी संगठन है जो जिले पर काम करेगा और इसके तीन मेन मुख्य क्षेत्र हैं, एक बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी। और हम आप सब जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है और इतना विकास होने 75 साल होने के बाद भी हम लोग बाल विवाह और बाल श्रम और बाल तस्करी से अभी चुनौतियों को हम लोग समाप्त नहीं कर पाए हैं।
तो इन लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहेगा और ये हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसमें ये मेहनत से काम करें, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करें और वास्तव में कार्य दिखे, इस उम्मीद के साथ इन लोगों से हम लोग सहयोग करेंगे। अब बात करेंगे उन्नाव से खबर की, जहां बीएससी ऑफिस में रिटायर्ड शिक्षक काम करता पाया गया। सीडीओ के निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बीएससी विभाग के वित्त और लेखा अधिकारी अनिल कुमार दुबे ने रिटायर्ड शिक्षक को लॉगिन पासवर्ड दे रखा था। वहीं सीडीओ ने रिटायर्ड शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज करने के बीएसए को निर्देश दिए हैं। साथ ही वित्त एवं लेखा अधिकारी के वेतन रोकने और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली शासकीय देय रोकने के भी निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील खुनियाव ब्लॉक के सेमरा गांव में रहने वाले एक महिला ने राप्ती निर्माण खंड द्वितीय पर आरोप लगाया है। उन्होंने राप्ती निर्माण खंड द्वितीय पर उनकी जमीन में जबरन सड़क की पुलिया बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता और उनके परिवार का आरोप है कि राप्ती नहर निर्माण खंड द्वितीय के अधिकारी उनके गाटा संख्या 354 पर अवैध तरीके से दबंगई कर पुलिया निर्माण की खुदाई कर रहे हैं, जबकि पुरानी नहर इस गाटा संख्या से उत्तर पूर्वी किनारे की तरफ गाटा संख्या 291 से होकर गुजर रही है। अब पीड़ितों ने मामले की जानकारी डीएम को पत्र लिखकर दी है और मांग की है कि उनकी जमीन पर हो रहे निर्माण को रुकवाया जाए। मामला यह है कि गांव में जो पुराना पहले जो नहर खुदाई हुआ था उसी का काम फिर से चालू किए हैं और वह नहर के जो रास्ते में पुल बन रहा है वो पुल जो नहर का रास्ता है ज़मीन है वहाँ पर नहीं बन रहा है। उस ज़मीन को छोड़कर घर की तरफ दबा के बनाया जा रहा है। जो नहर वाला ज़मीन था उस पर जो उस तरफ जिस तरफ मतलब ज़मीन पड़ रहा है वो वहाँ पर अपना घर बना लिया है और उसका घर बचाने की वजह से वो नहर का जो पुल बना रहे हैं वो पुल दूसरे मतलब जिस नंबर में लेकर के आ रहे हैं और नंबर में लाने की वजह से हमारा खेत का जो ज़मीन बगल वाला है वो नहर सड़क के हमारे खेत में बीचों बीच में जा रहा है। तो हमारा मांग यही है कि जो पहले वाला जगह था नहर का उसी पे वो नहर बने, उसको यहाँ आगे पीछे घुसकाया ना जाए, जिसकी वजह से हमारा और भी नुकसान हो रहा है। देखिए, इसके संबंध में जो संबंधित तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है वो नियमानुसार पैमाइश करके मतलब जो सही जगह पे वहीं पे बनाने के लिए संबंधित विभाग और तहसील प्रशासन दोनों को मतलब निर्देशित किया गया है। देखिए, ये मतलब जांच का विषय है, वो तहसील प्रशासन अपना स्तर से नियमानुसार पैमाइश करके उपरांत ही मतलब इसमें कुछ बताया जा सकता। और श्याम सुंदर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण है और ग्रामीणों का क्या आरोप है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये नहर का खुदाई होकर वहाँ पर जो पानी निकासी का व्यवस्था कराया जा रहा था, लेकिन जो पीड़ित का बयान है और यह कहना भी है उनका कि जिस तरीके से मेरे जमीन में मेरे नंबर में ये खुदाई की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही भी कहें कि वहाँ पर जिस तरीके वीडियो के माध्यम से वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जो प्रांतीय खंड के जो अधिकारी कर्मचारी हैं द्वितीय खंड के नहर के, वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उसको किस तरीके से धमका रहे हैं, उससे अभद्रता भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये सब को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि इसको न्याय मिले। जिलाधिकारी ने कहा है कि ये तहसील प्रशासन के जांच के लिए भेजा गया है और जांच कर जो रिपोर्ट आएगी तब कुछ कार्रवाई कहने में संभव होगी, लेकिन अगर जांच करने में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि ये जो
राप्ती नहर निर्माण खंड द्वितीय के अधिकारी हैं, किस तरीके से एक ग्रामीण के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करते उसकी तरीके से धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जो करना होगा अभद्रता के साथ वो कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। जी बहुत शुक्रिया श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां गोविंद नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते दबंगों ने बम चलाए। दबंगों ने किराएदार के घर से बाहर न निकलने पर मकान मालिक के घर बम चला दिए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया गया कि यहां पहले भी दहशत फैलाने के लिए युवक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दो लड़के आए थे, बम मार के गए। कौन लोग थे जिन्होंने बम मारा? आप सर ये तो हमको नहीं लगा, प्रीतम के कोई है किराएदार हमारा, उसके दोस्त थे कोई मिलने वाले। क्या कारण क्या, क्यों बम मारा? सर ये तो हम कोई बात नहीं बता, ये जो प्रीतम ही बता पाए, आप हम जानते नहीं उनको। आप भी घायल हुए हैं क्या? जी हमारे भी चोट लगी। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रहे 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जब उनसे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मांगा गया तो ये दोनों उन्हें नहीं दिखा पाए, उनके पास वो दस्तावेज नहीं पाए गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आगरा और मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिन्होंने पिछली बार भी परीक्षा दी थी। वहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरे कहाँ एग्जाम दे रहे थे? जनता इंटर कॉलेज इटावा। काय का पेपर दे रहे थे? पेपर पुलिस का। क्या हुआ क्या, मेरा जो एडमिट कार्ड था और मार्कशीट में सेम वो डेट ऑफ बर्थ था, आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले भी एग्जाम दिया था? हाँ, ये आगे वाला दिया था पुलिस का मैंने। हाँ, तो पुलिस ने क्यों पकड़ा है? इसी की वजह से। कहाँ के रहने वाले? हम मैनपुरी के। क्या मामला में पकड़े गए? क्या नाम है? नाम का देवेंद्र सिंह। कहाँ पेपर दे रहे थे? जनता इंटर कॉलेज। कहाँ से आए थे आप? आगरा। आगरा। क्या मामला था? रहने वाले हैं? आधार कार्ड में जन्म तिथि मैच नहीं हो रही थी, बस ये बात है और कोई दिक्कत नहीं सर। आपका साथ आपका यही सेम मेरा है। क्या नाम है? आपके रहने वाले? मेरा नाम अतुल है। कहाँ रहते हैं? हम इधर मैनपुरी। नहीं तो पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? बस डेट ऑफ बर्थ वो क्या नाम एडमिट कार्ड से आधार कार्ड का मैच नहीं हो रहा था। ऐसा तो नहीं किसी और की जगह नहीं, नहीं। नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो नाम पे। खबर झांसी से है, जहां मोट कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने रुपए के लेन देन को लेकर 2 लोगों पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों घायलों का डॉक्टरी परीक्षण मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत में झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। मामला ये है कि गांव के दबंग लोग हैं जो स्वतंत्र सिंह यादव सन ऑफ अनिल सिंह यादव, ये दोनों भाई और इनके पुत्र गण थे। सुलभ यादव सन ऑफ स्वतंत्र सिंह और सुजय सिंह सन ऑफ अनिल सिंह। तो क्या करा इन्होंने? ये गांव में जुआ खिलाते हैं, दबंग लोग हैं। ये लोग आए दिन लोगों के पैसे लेते हैं और पैसा मांगने पर ये है मिथुन सिंह यादव, इनसे पैसे उधार लिए थे। उधार पैसे लिए थे तो इन्होंने पैसा मांगा है, तो ये हमारे घर पे बैठे थे बाहर, तभी हैं हमारे छोटे भाई बैठे थे महेंद्र सिंह यादव, हमारे मंदिर पे बैठे थे। तभी गांव के स्वतंत्र सिंह के लड़के और अनिल के लड़के दोनों चारों लोग आए हैंगे। ये लोग कहने लगे कि ज़्यादा पैसा बांटते हो, रुक जाओ, मारपीट करने लगे। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस ने एक चोरी का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,92,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। दरअसल बीती 17 अगस्त की देर रात खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक भट्टा व्यापारी के बंद पड़े मकान में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। क्या 17/18 की रात्रि में थाना क्षेत्र खतौली में एक भट्टा व्यापारी के यहाँ पे रात्रि में
जब घर सुनसान था, घर में कोई नहीं था, तो वहाँ पे एक उस मकान की रेकी करके और वहाँ पे एक नकबजनी की घटना हुई थी। इसमें वादी की तरफ से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें 2 अभियुक्तों द्वारा मिलकर ये चोरी की गई, जिनके नाम नदीम और नवेद हैं। ये दोनों थाना क्षेत्र खतौली के ही रहने वाले हैं और इन लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जब इन्होंने देखा कि मकान सूना पड़ा है, जो मकान के व्यापारी हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो इन्होंने पहले उसकी रेकी की और फिर उसके बाद में रात्रि में घर का खिड़की तोड़ के वहाँ पे इन्होंने घुसे और वहाँ से जो है वो घर में रखा हुए कीमती सामान, ज्वेलरी और वहाँ से नगद रुपए वहाँ से इन्होंने। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि महिला मकानों की रेकी करती थी और पुरुष मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए का चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अनधिकृत रूप से इनके द्वारा अर्जित किया गया संपत्ति को सरकार की तरफ सुपुर्द करने का भी कार्रवाई किया जाए। इन सबकी मुलाकात कैसे हुई? जो तीनों मर्द है वो पहले काफ़ी बार जेल भी जा चुका है, तो उनका मुलाकात जेल में हुआ था और इनका महिला का दोस्ती उसके बाद में हुआ था। गैंगस्टर का आरोपी है, गैंगस्टर जो है एनडीपीएस का आरोपी है, फिर इसमें महिला कैसे शामिल हुई? जैसे मैंने बताया कि ये तीनों अभियुक्त आपस में जेल में मिला था और साथ में काम करने के लिए निर्णय लिया था। ये स्पष्ट नहीं है कि कब से ये महिला इस गिरोह में भाग है। जैसे अभी हाल में जितना घटना किया है, ये सीसीटीवी फुटेज जो हमको घटनास्थल से मिली है, इसमें से ये महिला और बाकी लोग उसमें मौजूद होना वेरीफाई। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखा।